दोस्तों कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुख में कटेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक आदमी पूरे दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन एक दिन उसको हवा लग जाती है, उसको लकवा मार जाता है, वह पूरी तरह से असहाय हो जाता है, तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उस आदमी की पत्नी भी उसको छोड़कर दूनी बना लेती है और उसको छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी के लिए उस नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता था जो सिर्फ एक बीवी, एक पत्नी ही कर सकती थी। वह आदमी कई सालों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और नौकरानी भी उसके साथ साथ रहती है। दोस्तों, वह आदमी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि अब उसकी जीने की इच्छा ही नहीं होती। वह मरना चाहता है, लेकिन उस आदमी के सीने में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिस राज को वह सिर्फ अपने पत्नी को ही बताना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी उस आदमी को साथ नहीं देती थी और अब उस आदमी के लिए उसकी नौकरानी उसकी पत्नी से ज़्यादा अहमियत रखती थी। और जो राज की बात वो अपनी पत्नी से छुपा रहा था, वह अपने नौकरानी को बता देता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूँ हम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक आदमी जिसका नाम रमेश होता है। सारी उम्र उन्होंने पैसा कमाने में बिता दिया, दिन रात मेहनत करते थे। जब रमेश जवान थे तब वह उस जमाने में वह अपने आप को बहुत तीस मार्खा समझते थे। वह सोचते थे कि पूरी दुनिया उनकी हाथों में की जा सकती है। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर विपत्ति पड़ती है तब वह समझ जाते हैं कि ना तो कोई इंसान यहाँ पर कुछ लेकर आया है और ना ही यहाँ से कुछ लेकर जाएगा। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता। दोस्तों, रमेश के घर बेटे होते हैं और उनकी पत्नी होती है, लेकिन एक दिन उनको लकवा मार जाता है और पूरे परिवार वालों को सुबह में पता चलता है तो पूरे परिवार वालों में खलबली मच जाती है, रोना धोना पड़ जाता है। तुरंत रमेश को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल लाने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, उनकी हालात सुधर पाना बहुत नामुमकिन है। हो सकता है कि जब तक वह जिए पूरी जिंदगी वह बिस्तर पर ही गुजारना पड़े। वहां तक डॉक्टर जब कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में वह कभी भी ठीक भी हो सकते हैं, तब 50 दिन तक रमेश अस्पताल में एडमिट रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनके परिवार वालों उनको लेकर घर चले आते हैं। रमेश को बिस्तर पर ही रहना पड़ता था, सब कुछ बिस्तर पर ही करते थे, खाना भी बिस्तर पर भी खाया करते थे, बाथरूम भी बिस्तर पर किया करते थे। दोस्तों, अस्पताल में तो अस्पताल के स्टाफ होते हैं, वो तो सारी देखभाल कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह था कि घर पर उनकी सेवा इस तरीके से कौन करेगा। यहाँ तक कि उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलना सब कुछ बिस्तर पर ही होता था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस इंसान को लकवा मार जाता है वो इंसान किस स्थिति में होगा। दोस्तों, रमेश के घर में एक नौकरानी काम करती थी और यह काफी दिनों से उसके घर पर काम किया करती थी। उस नौकरानी का नाम होता है राधा। राधा की मदद से रमेश की पत्नी दोनों मिलकर रमेश का सेवा करती थी और एक दो हफ्ते रमेश की पत्नी राधा के साथ मिलकर रमेश का कपड़ा वगैरह चेंज करती हैं, सब कुछ काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन रमेश की पत्नी सोचती है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, मैं कब तक इनकी सेवा ऐसे करूंगी। एक दिन रमेश की पत्नी नौकरानी से कहती है कि अब जो भी करना होगा सब तुम्हें ही करना होगा, तुम ही इनका देखभाल करो, तुमको जो करना है उनके साथ करो, अब मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। तब नौकरानी राधा कहती है कि ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं सब कुछ कर दूंगी, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रमेश की पत्नी 2-4 दिनों तक नौकरानी राधा के साथ रहती है और फिर वहां से वह अपने बेटे के साथ दूसरी जगह चली जाती है। दोस्तों, रमेश जहाँ रहते थे वो उनका पुराना घर था और वहीं पर वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और नौकरानी भी वहाँ पर रहती थी। दोस्तों, जो उनके बच्चे थे उनका दूसरा मकान बना हुआ था, नया घर बना हुआ था, तो उनके बच्चे वहाँ पर रहते थे। उनकी पत्नी नए मकान में चली जाती है।
अपने बच्चों के साथ रहने के लिए नौकरानी रमेश का ख्याल रखती है और रोज रोज नहलाना, कपड़े बदलना, उनको खाना खिलाना और सब कुछ वो करती थी और अकेले ही करने लगती थी। जब 4-5 दिन बीत जाते थे तब रमेश की पत्नी उनको देखने के लिए कभी आती थी तो कभी नहीं आती थी। तब रमेश नौकरानी राधा से पूछते हैं कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है। तब राधा कहती है, साहब जी, मालकिन अपने बच्चों के साथ चली गई, हमसे कह कर गई हैं कि आज के बाद आपका ख्याल तुम रखोगी। नौकरानी से पूछते हैं कि तुम क्या क्या करोगी। तब नौकरानी कहती है, साहब जी, हमसे जो भी हो पाएगा हम वो आपका करेंगे। क्या मैं आपका देखभाल अच्छे से नहीं कर रही होंगी क्या? और इतने दिनों से मैं तो कर रही हूँ। अगर मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मैं सारा काम कर लूंगी। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं। वो उनको इस हालात में छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन दोस्तों, रमेश भी मजबूर थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। चुपचाप अपने चारपाई पर पड़े हो रहते थे। नौकरानी आती थी, उनको नहलाती थी, उनका सर दबाती थी। जो भी एक काम पत्नी करती थी वह सारा काम नौकरानी राधा करती थी। अब दोस्तों, नौकरानी और रमेश के बीच में कोई भी पर्दा नहीं रह गया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज एडमिट होता है तो अस्पताल में कर्मचारी सब कुछ उनका करते हैं, कपड़े बदलते हैं, बाथरूम भी साफ करते हैं। इस तरीके से नौकरानी भी रमेश का ख्याल रखने लगती है। हमेशा उनके कपड़े बदलना होता है तो उनको कपड़े बदलती है। इस वजह से दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यह घर अस्पताल तो था नहीं। जो नौकरानी थी वो कोई नर्स तो नहीं थी या कोई डॉक्टर तो नहीं थी, वो तो एक नौकरानी थी। लेकिन फिर भी वो उसकी मजबूरी को समझती थी, क्योंकि वह लड़की बेसहारा थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए उसको यह सब करना पड़ता रहा। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और रमेश के जो परिवार के लोग थे वो कभी 20 दिन पर तो कभी महीने पर तो कभी 2-3 महीने पर उनको देखने के लिए आते थे। ऐसे करते करते लगभग समय बीतता चला जा रहा था और नौकरानी राधा रमेश का ख्याल हमेशा अच्छे से रखने लगती है। यहाँ तक तो रमेश की पत्नी भी 3-3, 4-4 महीनों तक देखने के लिए नहीं आती थी, और आती थी तो सिर्फ एक नज़र उसको देखती थी और वहाँ से चली जाया करती थी। लेकिन नौकरानी राधा का जो घर था वो रमेश के घर से 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए राधा रोज रोज अपने घर से आती थी, रोज रोज अपने घर से को वापस जाती थी। तो रमेश के घर में आने पर बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और रमेश की हालत अभी ऐसी हो चुकी थी कि उसको आधा घंटा भी अकेले छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से रमेश राधा से कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे घर के बगल में एक किराए पर रूम ले लो और अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ जाओ और यहीं पर रहने लगो, ताकि तुम हमारे पास रहोगी, हमारा अच्छे से ख्याल रखोगी, मेरा देखभाल करती रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा अकेला मन भी नहीं लगता। तुम हमेशा मेरे साथ 24 घंटे तक रहा करो। उसके बाद दोस्तों, राधा रमेश के घर के बगल में रहने लगती है और राधा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, वह भी दोनों राधा के साथ रमेश के घर के बगल वाले घर में रहने लगते हैं। रमेश नौकरानी राधा को अपने घर पर इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो अस्पताल तो था नहीं, वो उनका घर था और समाज के लोग शायद उनके बारे में कुछ भला बुरा कह सकते थे, इसलिए वो अपने घर पर राधा को नहीं रखते थे, बल्कि वो अपने घर के बगल वाले घर पर किराए पर रूम लेकर उसको वहाँ पर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, रमेश के दवाइयों को लेकर, नौकरानी के सैलरी को लेकर जो खर्च आता था वह लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आता था। रमेश के ऊपर खर्च तो हो जाते थे और वह सारा पैसा रमेश के लड़के देते थे। लेकिन कुछ समय बाद रमेश के लड़के को ऐसे लगने लगता है कि शायद ये मर जाते तो ठीक होता, क्योंकि फालतू के महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये उनको देना पड़ता था। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि रमेश की जो परिवार वाले थे, एक एक भी सदस्य चाहता था कि रमेश इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, लेकिन रमेश की इच्छा थी कि वह अपने पोते और पोतियों की शादी देख सके। लेकिन जो नौकरानी राधा थी
वह यही सोचती थी कि जो सेठ जी हैं वह और अधिक जिए, क्योंकि उनका खर्च सेठ जी से ही चलता था और कोई तो काम करती नहीं थी। इसलिए वह सोचती थी कि जब तक सेठ जी जीवित हैं तब तक खर्चा उसका उठा लेंगे। अगर वो मर जाएंगे तो राधा भी इधर उधर भटकने लगेगी, शायद उसको कोई काम मिलेगा कि यह नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यह बिस्तर पर पड़े रहते हैं सेठ जी को, यानी कि रमेश को पूरे 6 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो नौकरानी राधा से कहते हैं कि राधा इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसके बाद रमेश राधा से कहते हैं कि राधा, मैं सारा जीवन अपने परिवार की खुशियों के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में बिता दिए, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दी, उनके बिजनेस को खड़ा किया, लेकिन आज मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो मुझे लोग अकेला छोड़कर चले गए। अब तक तो मैं जीना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। रमेश जो थे वह राधा से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें बता दो। तब राधा कहती है कि सेठ जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है। मैं बस भगवान को यही दुआ करती हूँ कि अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब सेठ जी कहते हैं कि देखो, इसकी तो उम्मीद तुम मत करो, क्योंकि यहाँ तो 2-3 सालों से तुम देख ही रही हो कि मैं किस हालात से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे ठीक होना होता तो मैं ठीक गया होता। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, वो लोग क्या करते हैं? तब राधा कहती है कि सेठ जी, मेरा जो लड़का है वह सब्जी की दुकान लगाता है, ठेला लगाता है, और मेरी छोटी जो बच्ची है वह वहाँ पर उसका साथ देती है। तब यह बात सुनकर सेठ जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और सेठ जी राजा से कहते हैं कि देखो, एक पति के लिए उसकी पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चली गई। 4-5 महीने में एक बार मुझे वह देखने के लिए आती है। शायद वो यही देखने के लिए आती है कि मेरे मरने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। मैं भी कभी उसको दोषी नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि जिस हालात में मैं हूँ शायद कोई पत्नी ऐसी होगी जो इस हालात में अपने पति का साथ देगी, इसलिए मैं उसको दोषी नहीं देना चाहता। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जिसको मैं अपनी पत्नी को देना चाहता था, अपने बच्चे को देना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर मुझे बुढ़ा हो गए तो मेरे साथ ऐसा कोई हादसा तो नहीं होगा, उन पैसों से मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, और आज मुझे वो दिन देखना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, रमेश राधा से कहने चाहते थे कि मैंने अपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया है और कुछ सोने भी बैंक में जमा किए हैं, लेकिन अब मेरी पत्नी मेरा साथ तो नहीं दे रही है, मेरे बच्चे भी मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पैसे मैं तुमको दे दूं, क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज़्यादा सेवा किया है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तुम हमारे साथ अगर नहीं होती तो शायद मैं 10 से 15 दिन के अंदर ही मर जाता। तो ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? उसके बाद दोस्तों राधा उस सेठ का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि सेठ जी, आप मरने की बात तो मत करो, क्योंकि बात लेन देन की है तो वह हर किसी की इच्छा होती है कि उसको कुछ मिल जाए, लेकिन आपके घर में धन और दौलत की कमी नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी पैसा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे और धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस 2 लाख रुपए चाहिए, आप दे दीजिए। उस पैसे से मैं अपने बेटे का एक अच्छा सा दुकान खोल सकूं। तब दोस्तों रमेश कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, इसका इंतजाम तुम करो, लेकिन यह बात मेरे घर वालों को या फिर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं बैंक जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों राधा अपने बच्चों को बुलाती है और सेठ जी को एक कार के अंदर उनको बैठाती है और उसको बैठा कर लेकर चली जाती है। दोस्तों रमेश के करीब 20 साल पहले अपने बैंक में 50 लाख रुपए जमा किए थे, और जब उसका ब्याज सहित उनको बढ़कर पैसा मिला तो वह लगभग 60 लाख के आसपास हो गया था, और इसके अलावा 1 किलो सोना भी था, बैंक में जमा किए थे। वह क्या करते कि रमेश राधा को एक नया खाता खुलवाते हैं और उस खाते में सारा पैसा, सारा सोना ट्रांसफर करवा देते हैं, और इन सब के बारे में वह घर वालों को नहीं बताते। अब दोस्तों नौकरानी को 50 से 60 लाख रुपए मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए। राधा रमेश को अपना भगवान मान लेती है। राधा जो थी वह बड़ी अच्छे तरीके से रमेश का सेवा करने लगती है और रमेश से कहती है, जो पैसे आपने मुझे दिए हैं
उन पैसों से आप अपनी अच्छी तरह से इलाज कराइए। लेकिन दोस्तों रमेश मना कर देता है और कहता है कि तुम तो जानती हो कि मैं पिछले 5-6 सालों से बिस्तर पर पड़ा हूँ और अब तक थोड़ा सा भी नहीं ठीक हुआ हूँ, तो अब कैसे ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों राधा मानती नहीं है, उनकी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और उसका इलाज कराने लगती है उन्हीं के पैसों से। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं राधा से कि राधा देखो, इनको रोज रोज एक्सरसाइज कराया करो, इनको टहलाया करो, इनसे प्यारी प्यारी बातें किया करो। अगर यह मानसिक तौर पर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे इनके शरीर में जान आने लगे और इनके शरीर का अंग भी काम करने लगे। दोस्तों राधा उन्हीं के पैसों से 10 लाख रुपए सेठ के ऊपर खर्च करती है और सेठ जी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगती है, उनका एक्सरसाइज भी करवाती है। देखते ही देखते 2 साल के अंदर रमेश चारपाई से उठकर खड़े होने लगते हैं और उसके बाद 1 साल बाद वक्त जब गुजरता है तो धीरे धीरे बैसाखी भी वह चलने लगते हैं और उसके बाद 1 साल बाद जब गुजरता है तो लगभग 50% तक ठीक हो चुके थे। यानी कि राधा के दवा कराने के 3 साल बाद 50% तक पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। अब रमेश अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा था। अब दोस्तों रमेश के परिवार वालों ने उम्मीद छोड़ दिया था कि रमेश की जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। अब वो लोग यह सोचते थे कि रमेश की जब मौत होगी तो उनकी नौकरानी उन्हें सूचना दे देगी, तब वो लोग आकर उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। यही सब सोच के वो लोग रमेश से मिलने भी नहीं आते थे। रमेश की बीवी उनको कभी कभी देखने आया करती थी। धीरे धीरे सेठ जी तो ठीक हो रहे थे, तब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर वाले उन्हें मतलब रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो राधा को ही अपना सब कुछ मान चुके थे। कुछ समय बाद दोस्तों राधा के लड़के के लिए जो रमेश थे वो एक दुकान खुलवाने को सोचते हैं। लेकिन जब यह बात सेठ जी के घर वालों को पता चलता है तो लोगों ने विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नौकरानी को सैलरी देते हो तो उसके बच्चे को दुकान खुलवाने की क्या जरूरत है, इतना सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन सेठ जी नौकरानी को अहमियत को समझ चुके थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनके घर वाले जब साथ नहीं दिए थे तब उस हालात में नौकरानी ने उनका साथ दिया था, इसलिए वो नौकरानी की अहमियत को समझते थे। उसके बाद सेठ जी जो राधा के लड़के के लिए एक दुकान खुलवाते हैं और वह अपने घर वालों की बात को नहीं मानते और भगवान की मर्जी से वो दुकान जो था वह बहुत अच्छा खासा चलने भी लगता है। सेठ जी के जो लड़के थे वो लोग 3-4 महीनों में एक बार सेठ जी से मिलने आया करते थे, लेकिन वह जो बच्चा था, जो राधा का बच्चा था, वह हफ्ते में एक बार सेठ जी से मिलने आया करता था और उसका दुकान भी अच्छा खासा चलने लगा। दोस्तों 2011 में रमेश को लकवा मारा था और 2019 में पूरी तरीके से ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगे और आज उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास हो चुकी है और वह आज बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और रमेश की पत्नी का, दोनों का जो राधा है वह सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है। दोस्तों राधा का जो लड़का है वह भी अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसका दुकान भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, वह अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।